सर कई बड़ी खबरें हैं उसमें। आपने यकीनन सुना होगा कि कतर में जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजा सुनाई गई है। जो इंडियन ऑफिसर्स लास्ट ईयर उनको अरेस्ट किया गया था जासूसी के इल्जाम में कि जी वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ सर कनाडा में के लिए भी जो है इंडिया कह रहा है कि उनको एफएटीएफ में लेके जाएंगे। फिर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीटीआई के लोगों ने मुलाकात की है। बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। बिल्कुल। देखिए, कतर के अंदर 8 लोगों को, जो नेवी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर जो कि धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज पे के लिए काम कर रहे थे, वहां पे कतरी उनके जो फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसके लिए उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सीवियर पनिशमेंट है, जो कि मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं वो एक्सरसाइज हमेशा करती, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। आपने देखा होगा कि इन सऊदी अरेबिया बिलखसूस पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, इस तरह के लोगों को फांसियां भी देंगे, हाथ भी काटेंगे, सारा कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने, उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया तो उसको उठा रहा है काफी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें दो चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल को ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेंशन भी करना जरूरी होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने। और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट या सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। तो इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 लोगों को वो भी इटालियन सबमरीन की मुख्तरी करने पे इस वक्त, लेकिन इस वक्त इसराइल के साथ जो भी चीज रिलेटेड है उसके पीछे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेंटीमेंट्स है। मेरे ख्याल में शायद उसके लिए भी ये कुछ इन्होंने खबर बनाने की, इसको करने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त जो गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आरजू, वो भी एक दुनिया के लिए इबरतनाक की चीज बन चुकी है। ब्राजील के आज जो वहां के उनके हेड ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज अ जेनोसाइड। तकरीबन 6500 के करीब लोग जो हैं वो फलस्तीन के अंदर शहीद हो चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन दुनिया को पूछना होगा कि आज हमास किधर है, जिन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया तो वो किधर है। आप इसराइल को ब्लेम तो कर रहे हैं, बिल्कुल। इस वक्त अगर देखा जाए तो इसराइल जो है दे आर लूजिंग देयर प्रोपेगेंडा कैंपेन। पहला शॉक उनको, पहले दिन जब हमास ने ये किया था दुनिया दे वर सिंपथाइजर विद इजराइल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें कम होती गई। पहला जब अल-हाली हॉस्पिटल के ऊपर अटैक आया तो उसके ऊपर लोगों ने ओपिनियन चेंज की, फिर एक ओल्डेस्ट चर्च है उसके ऊपर अटैक किया, फिर ओपिनियन चेंज हुई। और उसके बाद जो आखिरी मैं समझता हूँ जो हमास के लिए फायदेमंद चीज ये निकली है कि वो जो 85 साल की खातून को जब रिहा किया गया तो उन्होंने जाकर जो लाइव इंटरव्यू दिया है हमास के हक में कि हमारा उन्होंने अच्छा टेक केयर किया, दैट वाज
पब्लिक रिलेशन पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल उसमें इस वक्त लग रहा है कि दे आर लूजिंग ग्राउंड डिप्लोमेट हमदर्दियों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पे वो जंग जिस तरह मैंने अब बताया, और कौन सा ये पहली दफा हुआ है, इजराइल जो है वो आपको पता है दे डोंट स्टॉप देयर मिशंस जब तक वो अहदाफ अपना हासिल नहीं कर लेते। इस वक्त उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन तो शुरू नहीं की है, हर रोजाना डेली बेसिस पे कह रहे हैं कि हम ग्राउंड इन्वेजन शुरू करेंगे। हालांकि जो बाइडेन ने इन्होंने कहा था कि आप ग्राउंड इन्वेजन की तरफ ना जाएं, उसके दो नुकसानात होंगे। एक, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के तजर्बात से फायदा उठाएं। सितंबर 11 के बाद हम अफगानिस्तान में गए थे तो आज तालिबान वापस आ चुके हैं। एक तो उन्होंने ये वार्न किया है, दूसरा उन्होंने खदशा ये जाहिर किया था कि अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो ईरान हो सकता है और हिजबुल्ला, लेबनान इसके साथ, इसके और सीरियन, ये इस जंग में आए और ये जो वार है स्पिल ओवर हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, 6 शिप कैरियर जो थे चाइना के, वो अमान के अंदर अपनी एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वापस जाना था, लेकिन वो एक्सरसाइज करने के बाद वहीं रुक गए हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है। हालांकि यहाँ पे जो चाइनीज एम्बेसडर हैं और आजकल फॉरेन मिनिस्टर जो चाइना के, वो भी अमेरिका के दौरे पर हैं, क्योंकि अगले महीने यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट शी चिंग आने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारा इसमें मिलिट्री का कोई इरादा नहीं है, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए हमारे 6 शिप यहाँ खड़े हैं। लेकिन वो ये तो दूसरों को भी नजर आ रहा है। रशिया इज गेटिंग सेंसिटिव। आज पुतिन साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये जंग वेस्ट एशिया से बाहर भी निकल सकती है, तो दे आर कंसर्न है। अमेरिका लूजिंग ग्राउंड पर है हमेशा। मैं जो कहूंगा कि आज जो कुछ भी हो रहा है, ये अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से हो रहा है। अमेरिका इस वक्त लीडरलेस है, हेडलेस है, डायरेक्शनलेस है। आज देखा जाए तो वो कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखता, और मैं इस पे इल्जाम दूंगा लिबरल आइडियोलॉजी पे, जिन्होंने फॉल ऑफ काबुल, जो कि एक ब्रेकिंग पॉइंट था, उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी ये लूज कर चुके हैं। एलाइज भी कुछ इनको डर रहे हैं, सारे जो अमेरिकन एलाइज हैं, और अमेरिका के अंदर अपना इंतशार है। आप उसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा, 23 दिन के लिए कांग्रेस का कोई स्पीकर नहीं था। 23 दिन के लिए कल पिक किया गया स्पीकर माइक जॉनसन। 14 कैंडिडेट आए, 4 दफा उन्होंने इलेक्शन की एक्सरसाइज की है, उसके बाद 23 दिन के लिए कोई यहां पे नहीं था। ये जमहूरियत की सबसे बड़ी फ्लेवर है। और आते ही पहला काम क्या करेंगे आरजू, $105 बिलियन जो है वो पास करेंगे यूक्रेन को देने के लिए, इजराइल को देने के लिए, और खाने पीने के लिए खुद उड़ाएंगे वो। सारी दुनिया को पता है कि यूक्रेन जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। कुछ पैसे जाते हैं वहां, कुछ नहीं जाते हैं, सारे खा पी जाते हैं। बेवकूफ किनको बना रखा है, हमारे जैसे टैक्स पेयर्स जो सुबह शाम काम कर रहे हैं 10-10, 12-12 घंटे, बस बेवकूफ। मगर सर, इससे पहले हम आगे बढ़े, कनाडा पे भी बात करेंगे, लेकिन ये कि वो जो आप खातून का बता रहे थे जो 85 इयर्स की, जो आके बहुत हमास की तारीफ करी है, कहीं ये तारीफ वैसे ही तो नहीं है जैसे पाकिस्तान के लोगों को भी उठा के ले जाते हैं, वापस लाते हैं तो वो कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, वो वाली बात तो नहीं है सर? नहीं, वो वापस आ कहते हम तो चिल्ले पे गए हम तो चिल्ले पे थे, हम अपने पॉलिटिकल जो है चिल्ला काट रहे थे। नहीं, वो बात, उसकी मैंने रिसर्च की है, मैं उसकी डिटेल भी बता देता हूँ आपको। उसकी डिटेल ये मैं बता देता हूँ आरजू के, इजराइल के अंदर भी जो है फलस्तीन सिंपथाइजर मौजूद है, ज्यूइश कम्युनिटी के अंदर भी। बिलखसूस जो गांव हैं जो बॉर्डर के साथ साथ है गाजा के, वहां पे बहुत ज्यादा ज्यूइश कम्युनिटी ऐसी है जो फलस्तीनियों के साथ दे आर सिंपथाइजर्स। ये उसी टाउन से है ये खातून जो उस टाउन से गई थी वहां पे, और उन्होंने आके वापस बयान दिया है। वो तो पहले ही उनका माइंडसेट था, शी वाज लीनिंग टुवर्ड्स 2 स्टेट सॉल्यूशन और फलस्तीन और सारा कुछ। और मैं यार ये भी बताना चाहूंगा कि बीबी नेतन्याहू जो है उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है उनके खिलाफ। बल्कि मैं एक और बात बताऊंगा, बीबी नेतन्याहू और मुसाद ने धोखा खाया है। मैं दुख इस बात का है कि बीबी नेतन्याहू ने अभी तक कौम से माफी नहीं मांगी। 3 मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं उनकी कैबिनेट से। खुद बराक एक पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इजराइल के, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, और उन्होंने माफी मांगी कौम से कि जो कुछ हुआ है हमारी गलती है। लेकिन अभी तक बीबी नेतन्याहू ने इसकी माफी नहीं मांगी। मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि हार्ड कोर है वो बल्कि चाहते हैं मैं गाजा इन्वेजन करूं, मेरी लेगेसी में आए सारा कुछ।
और दूसरा आज सारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और अमेरिका और मेरे जो ज्यूश दोस्त हैं वो सारे ये बात कर रहे हैं कि ही वाज बिजी इन जुडिशियल रिफॉर्म। उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी इस चीज पे। और वेस्ट बैंक पे जिस तरीके से उन्होंने बल्कि वो मैं पहले अगले दिन किसी जगह मैंने सुन रहा था, कहते हैं कि I5 CIA और मोसाद जो है वो कनाडा के वो सरदार साहब जो प्लम्बर थे उनके पीछे पड़े रहे हैं, उधर से मोसाद, उधर से हमास ने कार्रवाई डाल दी। तो आजकल अगर देखा जाए, और उससे पहले एक और, आज से 1 महीना पहले अमेरिका के NSA जो जैक सुल्लिवन है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, देखें जी पीस जो मिडिल ईस्ट है कितना पीसफुल है, बाइडेन की पॉलिसीज की वजह से कितना पीसफुल है। और आज जो कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसीज की वजह से, एलाइज कांप रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। लेकिन ये कि अमेरिका अभी तक वो कहते हैं ना मस्त हाथी की तरह मर्दे बीमार है। जिस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट जो बाइडेन बीमार है, यही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है। हर चीज क्रिपल कर रही है। किसी बेल्ट वे पर सड़क पे चल जाए वो पार्किंग लॉट बना रहता है। जो पहले मैं 20 मिनट में सफर करता था, अब मैं 2 घंटे में सफर करता हूं। कोई तवज्जो नहीं किसी चीज पे। लूट है, यहां से लूट के ले जा रहे हैं, भाग रहे हैं। जिस सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी ना हो आरजू, जिस वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर के हालात ना हो, वह क्या करेगा। इस वक्त मूवमेंट शुरू हो चुकी है डिफंडिंग पुलिस को खत्म कर दे। अब पुलिस सीरियसली डिमोरलाइज है। चलाएगा कौन? जुडिशियल सिस्टम है वो नहीं चल रहा। जेलें भरी पड़ी हैं, वहां किसी को रखने की जगह ही नहीं, तो वो जो क्राइम करता है उसको छोड़ देते हैं। बॉर्डर को कंट्रोल करने की बजाय उन्होंने कहा कंट्रोल करने क्या जरूरत है, लोगों को जाने दो। पता नहीं कितने ग्रुप आ चुके हैं, टेररिस्ट कितने क्रॉस कर चुके हैं, बॉर्डर आ चुके हैं। अमेरिकन वी आर नॉट फीलिंग सेफ एनी मोर इनकी लिबरल पॉलिसीज की वजह से। वो एक लीडर थी हिलरी क्लिंटन, वो कहती थी ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, वन करेंसी वन वर्ड। का नाम लो यार, जबानें हैं, तशख्खुस है, कल्चर है, रिलीजन है अलग अलग लोगों के। किस तरह तुम कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन, वन करेंसी वन वर्ल्ड? फिक्शन में रहना, यूटोपिया। वो आप शायद कभी मैं कहूंगा आपके देखने वालों को, वो बड़ा एक नावल बहुत अरसा पहले किसी ने लिखा था, यूटोपिया। वो एक फिक्शन है। इसको कहना कि दुनिया एक हो जाए, जब नेचर, खुदा आपका जो बनाने वाला है वो आपको एक तरह नहीं बना रहा। मैं हमेशा प्रीच ये जरूर करता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें। तालीम से ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होती हैं। द वेरी फंडामेंटल जो तालीम का फायदा ये होता है कि टीचेस यू हाउ टू कंट्रोल योर पैशन। चाहे पैशन मोहब्बत का है, चाहे नफरत का है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जब बनाने वाला ही हमें एक जैसा नहीं बना रहा, तो इट मीन्स कि देयर इज सम रीजनिंग बिहाइंड इट। मैं 6 फुट 4 इंच हूं, आप 6 फुट 4 इंच नहीं है। चाइना वाले कुछ और दिखते हैं, अफ्रीका वाले कुछ और दिखते हैं। इन चीजों को कंट्रोल, नफरतों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इसको यह भी देखना चाहिए कि खुदा ने आपको तशख्खुस जो आपका अलग अलग दिया, उसके भी पीछे रीजनिंग होगी। देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ रीजनिंग। लेकिन ये कि वो देखा, इस वक्त देखा जाए, कल मेन के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कल रात को कि एक जो भाई साहब है उन्होंने घुस के एक पहले बॉलिंग एली में मारे 6 लोग, फिर बार में घुस के उन्होंने 22 लोगों को मार दिया है। 60 के करीब जो है जख्मी है और भाग गए हैं वो खुद जो है ये। और वो बंदा क्रिमिनल है, जेल में रह के जा चुका है, ज़हनी तौर पे बीमार है, चाइल्ड मोलेस्टर है। लेकिन हमारा सिस्टम ये है कि अब वो लोगों को पकड़ते नहीं है, पीछे नहीं जाते। जब वो जाके बाहर 50 लोगों को मार देता है, फिर गन कंट्रोल के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। आज यही हो रहा होगा, CNN गर्म होगा, उधर से बाइडेन साहब 2-4 बयान देंगे, गन कंट्रोल। मैं हमेशा ये कहता हूं, गने लोगों को नहीं मार रही, इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं। इंसानों का इलाज करो। लोग तो छुरियों से भी मार देते हैं, छुरियां बंद कर दोगे। गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर लेके चढ़ जाते हैं, गाड़ियां बंद कर दोगे। लोगों के दिमाग ठीक करो सर। ये तो बहुत होता है, अक्सर इस तरह की न्यूज आती है, कभी किसी स्कूल में, कभी कॉलेज में, अमेरिका में और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इस तरह के वाकयात होते हैं जिसमें कोई आदमी घुस जाता है और फायरिंग करके लोगों की जान ले लेता है। तो सोसाइटी कोलैप्स कर रही है, लोग ज़हनी तौर पे बीमार हैं, क्रिमिनल खुले छोड़ देते हैं। अक्सर यहां देखा गया जो लोग बाहर निकल के मारते हैं, वो हफ्ता पहले जेल से निकला है, 2 हफ्ते पहले जेल से निकला है, उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं उनको। हमारा सिस्टम इज कोलैप्सिंग। रिफॉर्म ही इन्होंने किया नहीं है, सिर्फ लूट है, करप्शन पे जोर है। अमेरिका की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आरजू कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। अब वो करप्शन जो है वो पीक पर है आजकल, उसको मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं, लिबरलिज्म का, कुछ और इस तरह कह देते हैं चीजें।
देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई उसका सिर्फ एक ही टास्क है, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना। 3 साल सोए रहे हैं, बिल्कुल 3 साल कुछ भी नहीं किया, उसके पीछे नहीं गए वो। जो ही उसने प्रेसिडेंशियल कैंपेन ऐलान किया है, उसके पोल ऊपर आने शुरू हुए, तो सारी एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सारा कुछ उसके पीछे पड़े। रिपब्लिकन कंजर्वेटिव मेरे जैसे लोगों को कहते हैं ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, ये नाम रखा है हमारे लिए इन्होंने। हमारे प्रेसिडेंट साहब बाइडेन साहब कहते हैं ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं जो कंजर्वेटिव। तो फिर इसको जमहूरियत कौन कहेगा? हम जमहूरियत पे किसका एतमाद होगा? मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन तो यही समझते हैं द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। सिस्टम है क्या? मकसद है कि एफबीआई और जाके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, अब आप मुझे ये बताएं कि हमें तो 6 जनवरी के लिए पढ़ते हैं, हमारे ब्लैक लाइव मैटर को नहीं पकड़ते, अंतीफा को नहीं पकड़ते। अगले दिन डोम के अंदर, कैपिटल के अंदर लोग 200 घुस के वहां बैठ के एहतजाज किया, उनको तो नहीं पकड़ा उन्होंने। बस यही होता है जब इसको कैंसल कल्चर कहा जाता है। इसको रोनाल्ड रेगन ने कहा था बड़ा अर्सा पहले, उन्होंने कहा था फाशिज्म विल कम इन दिस कंट्री इन अ फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। वो आ चुका है सर। कोई पाकिस्तान जैसा हाल लग रहा है कि अमेरिका का भी होता जा रहा है, वरना तो कुछ होता हो। आरजू, मैं सारी जिंदगी में बिजनेस करता रहा, बिजनेस पढ़ाता भी रहा हूं यार। चोरी की डेफिनेशन ये है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंसान को तो वो वारदात डाल देगा, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा। अब सड़क के ऊपर आप एक $100 का नोट फेंक देंगे, एक बंदा शायद गुजर जाए, दूसरा रुक के उठा लेगा। अगर अपॉर्चुनिटी देंगे, चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं होगा, कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे जहां से चोर पकड़ा जा सके और चोर को सजा ना दी जाए, तो फिर वहां सोसाइटी कैंट एग्जिस्ट। वही हालत है। मैंने आपको इसका हल भी तो बताया ना कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। पहले करता था, अब नहीं कर रहा है। पहले यहां मैं जब अमेरिका में आया था तो प्रेसिडेंट जो था उसको कहते थे द प्रेसिडेंट हैज टू बी डेकोरेटेड। मतलब ये होता था कि वार में हिस्सा लिया उसने, पहले उसका पैट्रियटिज्म टेस्ट हुआ वो। अब उसके बाद ये बिल क्लिंटन से वो ड्राफ्ट डाजर थे, वो भी, फिर जॉर्ज बुश आए, वो भी। उसके बाद अब रवाज ही नहीं है आपको, वो कहते हैं टेस्टेड हो। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने तो खैर सारी चीजें क्रॉस कर दी। और मुझसे कई दफा पूछा जाता था कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप वॉन द इलेक्शन, क्योंकि मैं रिपब्लिकन हूं। तो मैं उनको ये कहता था कि जब 8 साल बराक ओबामा ने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो व्हाइट लोग थे उनको सप्रेस किया, उनको ख्वाहिश है, असल में बराक ओबामा की ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका का हर डिपार्टमेंट का हेड जो हो काला होना चाहिए, उसका मेरिट ये हो वो काला है, ये एक मेरिट होना चाहिए। तो उन्होंने जब ये किया, और 70% इस वक्त पॉपुलेशन अभी भी 60% जो है वो व्हाइट है, अफ्रीकन अमेरिकन तो सिर्फ 13-14% है। तो वो उन्होंने ये सारी हरकत 8 साल की, तो फिर गुस्सा जब उनको चढ़ा व्हाइट्स को, तो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को ले आए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिंदगी में कभी काउंसलर भी नहीं बने थे पहले, बिल्कुल, वो तो इस काम में ही नहीं थे, वो अभी भी नहीं है इस काम में, वो तो सियासतदान है ही नहीं है। उल्टे सीधे बयान देते थे, ट्वीटें अभी भी करते हैं, उल्टे सीधे कर देते थे उसको, क्योंकि इज नॉट अ पॉलिटिशियन। लेकिन ये कि दूसरी साइड में मुकाबला किससे है? एक बंदा 50 साल से इस कारोबार में, सियासत में। हालांकि अगर जमहूरियत के बारे में पढ़ा जाए, जो जमहूरियत इज अ पब्लिक सर्विस, लोग इससे कारोबार नहीं करते सियासत में आके। तो इन्होंने तो पूरी फैमिली पाली आके अपनी इस पे से, सियासत में से। 50 साल एक्सपीरियंस इज टू मच एक्सपीरियंस। और अब उनके हालात तब उनकी इतनी खराब है। मुझे अगले दिन इत्तेफाक हुआ कि जब इजराइल गए, बीबी नेतन्याहू के साथ बैठे हुए थे, एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाल सके, नीचे पर्ची पड़ी हुई थी, वो पड़ी हुई लिख के दिए हुए थे, वो ओबामा ने या किसी ने लिखे हुआ, उन्होंने कहा अंकल ये बोल दें आप। तो वो एक ही लफ्ज वहां से पढ़ रहे थे, उनकी सेहत इजाजत ही नहीं देती, पता नहीं चले किस तरह जाते हैं वो। सर दोबारा कैसे प्रेसिडेंट बना देंगे? हैरत होती है इनको कि दोबारा भी लाने के लिए तैयार है। नहीं, ओबामा ही चलाएंगे ना, इलेक्शन तो ओबामा का है, इनका थोड़ी, इनको कौन जानता है इनको। तो आपने पिछले दिनों मैं आपके देखने वालों को और आपको कहूंगा, कभी गूगल में देखें, पिछली दफा ये व्हाइट हाउस के अंदर किसी दिन खड़े हुए थे, तो साथ उस फंक्शन में ओबामा आ गए, तो सारे लोग इनको छोड़ के सारे ओबामा के पास चले गए। ये अकेले खुद देख रहे थे आसपास हुआ क्या है। तो उनको स्पीच देते हैं तो एक बंदा आके बताता है अंकल आए यहाँ से राइट लेना है तो उधर चले, उनको पता ही नहीं है कहाँ खड़े हैं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्सर मजाक कहते हैं कि बाइडेन को ये नहीं पता कि वो जिंदा या मर गया, क्योंकि उन्होंने अद्वियात ली होती हैं, जाहिर एक ड्राउजीनेस सी रहती होगी वो मेडिसिन लेकर। लेकिन सर अगर हम कनाडा पे बात करें तो भारत का कहना है कि वो कनाडा को लेके जाएंगे FATF, और इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, मैं कहता हूँ आप आरजू, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठी हैं, मुझे ये पता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो FATF है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पे भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस।
फैटफ में, बल्कि मैं समझता हूं कि फैटफ में जितना सा पाकिस्तान रहा है, मैंने उस पर रिसर्च की थी कि फैटफ पे कि वहां कौन कौन से ममालिक का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। भारत इज वन ऑफ देम। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि इस वक्त लग रहा है कि चीजें अब कुछ नॉर्मलाइज होंगी। कल एक और खबर भी थी कि भारत ने भारतीय निजात कैनेडियंस को वीजा देना शुरू कर दिया दोबारा। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से जो है कोई था होनी शुरू हो चुकी हैं चीजें। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जस्टिन ट्रूडो इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी इन हिज कंट्री। 57% उसके पोल में नंबर उनके खिलाफ आए हैं। और उनको और कई मसाइल हैं इस वक्त। अगर देखा जाए कनाडा को, तो वो बैकफुट पे है। और ये मेरे ख्याल में इट्स नॉट, दिस टॉपिक इज नॉट हॉट एनी मोर, क्योंकि उसके बाद कई वाकयात हो चुके हैं। फलस्तीन का वाकया हुआ है, अब ये कतर का वाकया हुआ है। अब लोगों की इस पे तवज्जो भी नहीं रही है। और मेरे ख्याल में भारत ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। वो बैकफुट पे हैं। उनको अपने कई पॉलिटिकल इश्यूज हैं इस वक्त कनाडा के, जिसमें महंगाई है, इकानमी उनकी खराब है, हाउसिंग मार्केट उनकी क्रैश कर रही है, अपनी पॉपुलैरिटी जस्टिन ट्रूडो लूज कर रहे हैं। तो वो उस पे, और अमेरिका और बरतानिया ने उनका साथ नहीं दिया। उनको भी ये पता चल चुका है इस बात का। और सर अगर हम बात करें, लास्ट में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है पीटीआई के लोगों ने, क्या हो रहा है? ये आपस में मिलने लगे हैं? ऐसे मौलाना साहब ने पहले कहा था कि जो भी जेल में है उसे इलेक्शन से पहले बाहर आ जाना चाहिए। देखिए, दो चार चीजें जो मुझे इस वक्त लग रहा है, मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई मिली है, पीटीआई पीएस पार्टी से भी मिलने के बारे में सोच रही है। और दूसरी एक बात जो मैं जो देख रहा हूं, सारी पार्टियां मिलकर भी ये प्रोग्राम बना रही हैं, जो पीडीएम की पार्टियां थी, कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे पीटीआई को रिलीफ मिले और इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। लेकिन आरजू जो कुछ भी कर लें, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि जितने लीडरान आपके मौजूद हैं, जितने लीडरान सियासी हों, दूसरे हों, वो भी लीडर ही होते हैं ना जो आपके इदारों को चलाते हैं। किसी ने आज तक इकॉनमी के बारे में बात नहीं, किसी ने कोई रोड मैप ऐसा नहीं रखा कि उन्होंने बताया हो कि हम टेररिज्म को किस तरह कंट्रोल करें। किसी ने बात नहीं की। इलेक्शन को हल है? इलेक्शन किस चीज का हल है? इलेक्शन पहले नहीं हुए आपके मुल्क के अंदर, और कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुए आपके मुल्क के अंदर। और जो जिस तरीके से पहले पूरा सिस्टम वही लाडला चेंज हुआ है, लाडले वाला कॉन्सेप्ट चेंज नहीं। जिस तरह पहले आप पीटीआई के सामने सारा सिस्टम सरनगू था, आज वो जो नून लीग के नवाज शरीफ जी, और सारी दुनिया देख रही है बहरहाल आपको कि आपके अदालतें कैसी हैं, आपका नैब किस तरह सरेंडर कर गया है, आपके इलेक्शन। अब देखें, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा। अब इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है भाई? कोई मकसद उसका रह चुका है। एक इलेक्शन जो इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्या उसकी रिस्पेक्ट होगी? और फिर अब तो लोग ओपनली कह रहे हैं कि 5 साल बाद आप इमरान खान को धो धा के फिर उसको ले आएंगे, कहेंगे नहीं ये ठीक हो गया, ये चिल्ले में गया था, ये ठीक हो गया। तो ये इस तरह तो कॉमेंट नहीं चलती। सर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को कहा गया है कि वो और शहबाज शरीफ एक साथ कहीं ना जाएं, उनकी जान को खतरा है, थ्रेट्स आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ को कोई लोग जो है टीटीपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खतरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वाकई में इस तरह की कोई बात, कोई हादसा तो नहीं होने जा रहा? आरजू, मेरे ख्याल में तो 25 करोड़ के लोग सभी को खतरा है। मुझे तो अलग, आपको भी खतरा, मैं तो आपके लिए भी परेशान रहता हूं। मुझे ये बताया उस मुल्क में सेफ कौन है? हाँ, लेकिन ये है कि जिसको मारा जाता है, देखते को मारते हैं, गरीब आदमी को नहीं, किसी ताकतवर आदमी को नहीं मारा जाता। लेकिन ये कि आरजू, मैं नहीं समझता कि वहां पे उनकी को खतरा हो। लेकिन एक और मैं बताना चाहूंगा, खबर एक और निकली है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ, लेकिन सूबे की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो अलीम खान को दी जाएगी। ये भी बात मुझे सुनने में कल परसों आई है। लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि आपके हालात ठीक हों, क्योंकि किसी के जबान से, किसी जलसे के अंदर, नवाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लफ्ज नहीं उन्होंने बोला इकानमी के बारे में किस तरह मैं चेंज करूंगा। उन्होंने एक भी बात नहीं की कि मैं टेररिज्म को किस तरह कंट्रोल करूंगा। एक भी उन्होंने बात नहीं की कि मैं करप्शन को किस तरह कंट्रोल करूंगा। ये 3 मेजर प्रॉब्लम है आपके इसमें। सर इस वक्त मोहसिन दावड़ भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं उसके ऊपर बड़ा हंगामा है। जो पख्तून बेल्ट है साइड पे, वो भी शोर कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं। वो तो क्रिकेट टीम ने अपना अवार्ड ही उनको क्या दिया था। लेकिन देखें, आज मैं बुख्ती साहब की सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जी 50,000 रुपए से ज्यादा लेके आप
अफगानिस्तान नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बताएं पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है कि इसको ना निकाले। मैं ये तो बहुत अच्छी बात थी कि इनको निकालना चाहिए, इनको बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने उनकी आबादकारी में कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैं यहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आरजू के, जब अफगानी ईरान के अंदर गए थे तो ईरान ने उनको सिर्फ एक मखसूस एरिया के अंदर रखा था। उन्होंने पूरे ईरान के लिए अंदर उनको घुस के तो ये सुइसाइड बॉम्बर बनने की इजाजत ही नहीं दी थी। तो या तो आप उनको अफगान महाजरीन कॉलोनीज में ही रखते, लेकिन आपने उनको लाइसेंस टू किल दे दिया, आपने उनको पासपोर्ट प्लेटों में रख के दिए, आपने शनाख्ती कार्ड पैसे लेकर बनाए उनके, क्योंकि आप तो बेच देते। आपने तो भी रिसेंटली 12,000 पासपोर्ट बेचा सऊदी अरेबिया में एक ऑफिस ने। तो या तो फिर आप पहले अपनी पाकिस्तानी बनेंगे तो पाकिस्तान बचेगा आरजू। जब आप पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी ना हो, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, आपके लिए बहुत मुश्किल। लेकिन सर देखते हैं कि किस तरह से इस चीज को करते हैं आगे, क्योंकि वाकई में मुश्किल। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन ये डिसीजंस लेते चले जा रहे हैं। इनको इंतजार करना चाहिए कि कोई प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाए। इनका मैंडेट ही नहीं था, ये सजाएं लोगों की कम कर रहे हैं, ये इस तरह के फैसले कर रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो, इनको इजाजत नहीं देता पोर्टफोलियो इनका, ये सिर्फ एक इलेक्शन के लिए। बल्कि कल मैं सुन रहा था प्रोसीडिंग काजी फायज ईसा की, उन्होंने क्वेश्चन किया है, ये अयूब खान दौर में बना था ये केयर टेकर सिस्टम इलेक्शन बनाने के लिए, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए मौजूद है तो केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या जरूरत है भाई? ये तो बिल्कुल बात ही। लेकिन मेरे ख्याल में इसको आप देखेंगे, अगर कोई पाकिस्तानी जिस तरह काजी फैज साहब हैज लॉट ऑफ एम्बिशंस, इस तरह का बंदा हुआ तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा फ्यूचर में। मेरे ख्याल में ये आखिरी गवर्नमेंट होगी केयर टेकर। सर होना भी यही चाहिए। मेरी तो आज भी एक साहब से चाइना में बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये जो एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो किसी ने मुंह नहीं लगाया, कौन सा एग्रीमेंट साइन करके गए। किस मुंह से लगाते हैं इनको, जब उनका पोर्टफोलियो ही नहीं है, ना वो इलेक्टेड है ना सिलेक्टेड है, पता नहीं कहां से वो घड़े से नाम निकला तो चले गए, उनका जाने का जवाब ही नहीं बनता था। मुझे इनसे तो कोई गिला नहीं है, जो इनको भेजता है मुझे तो उनपे गिला है, जो इनको लेकर आए मुझे तो उनसे गिला है। यार ये क्या ड्रामा कर रहे हो? इस तरह भी मुल्क कभी चले? कुछ सोचो तो सही, आपके पास ना खाने को ना पीने को है, और एक बंदे को जहाज दे दिया जहां सारी दुनिया का बिल्कुल पूरा चक्कर कंप्लीट किया उन्होंने। अमेरिका आए हैं, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, उसके बाद चाइना।